चलो पहले कॉपी लाओ, आज का होमवर्क लिखो। कहाँ तक हो गया था जी? परासर दाब का नियम सूत्र हो गया था ना। दूसरा लिखो वाष्प दाब का अवनमन और इससे संबंधित राउल्ट का नियम। आज का होमवर्क है वाष्प दाब का अवनमन और इससे संबंधित राउल्ट का नियम तथा उसका सूत्र। इससे संबंधित राउल्ट का नियम तथा उसका सूत्र। हो गया ना। दूसरा लिखो, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन व इसका सूत्र। कहने का मतलब ज्यादा विस्तार से ना लिखा करो, मतलब पूरी कॉपी छाप लो। अब हमने पूछा क्वथनांक का उन्नयन और इसका सूत्र, तो क्वथनांक का उन्नयन की परिभाषा लिख दो और इसका सूत्र तुरंत डेल्टा टीबी बराबर लिख दो। बॉइलिंग पॉइंट था ना, डेल्टा टीबी बराबर तुरंत फॉर्मूला लिख दो। तीसरा नंबर तुमको बताना है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी था ना, केबी। चौथा नंबर तुमको बताना है हिमांक का अवनमन। चैप्टर समाप्त आज। हिमांक का अवनमन व इसका सूत्र। पांचवा नंबर मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ। इसमें तुम्हारा डेल्टा टीबी का सूत्र लिखना है और इसमें डेल्टा टीएफ का सूत्र लिखना है। और पहला तो तुम्हारा था वाष्प दाब का अवनमन और राउल्ट का नियम तथा उसका सूत्र, ठीक है ना। जो P बट्टे P माइनस PS वाला था उसको लिखना है। तो अब ये चीज को ध्यान देना, यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है। जब इन चीजों को तुम एक बार फिर से लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बार फिर से ये आ रही है, और अगर वही 10 मिनट पढ़ भी लिए 2 बार तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो याद भले ही पूरा नहीं हो रहा है, कम से कम एक बार लिख तो रहे हो उसको, तुम एक बार रिवीजन तो हो रहा है तुम्हारा। इसीलिए लिखा जरूर करो, ध्यान दिया ना। हम यहाँ पे सुने या ना सुने, लेकिन लिखो डेली उसको, क्योंकि अभी मान लो चैप्टर भी हमको सिलेबस भी खत्म करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम सुनने पे आधे घंटे टाइम दे दें और 20 मिनट पढ़ाएं तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम डेली होमवर्क अगर बोल दे रहे हैं तो डेली उसको लिखो। तुम लिखने से एक फायदा हुआ, कम से कम लिखोगे तो कॉपी तो खोलोगे उसकी। नई होमवर्क देंगे तो हमको नहीं लगता कभी कॉपी खुली होगी आज तक। कभी अपने मन से बताओ, आप दूसरा पाठ पढ़े हो तो बताना हमको, या तो टेस्ट लेने कहे होंगे तब 2 दिन पहले से जोश में आए होगे, पढ़े होगे। 2 दिन पहले तो भी कोई मतलब नहीं रहा होगा। 1 दिन पहले तुम लोग पूछते हो सर जी किसका टेस्ट होने वाला है, तो उसके बाद आते हो सब्जेक्ट टेस्ट देने के लिए। तो अब उसमें अगर तुमने इनको लिखा तो कम से कम कॉपी तो खोले, कॉपी खोले। उसके बाद जब तुम लिखोगे तो कम से कम इतना लिखने में तुमको आधे घंटे लगता है, अर्थात तुम उसी 3 पेज पे आधे घंटे व्यतीत करते हो अपना। और आधे घंटे व्यतीत करने का मतलब जब वो आधे घंटे तक तुम्हारे सामने रहेगा नहीं 100% तो 40% 50% तो याद ही होगा तुम्हें। हाँ, वहीं पे थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, मतलब और पढ़ लो 10 मिनट, तो 50 से तुम्हारा 70-80% भी पहुंच सकता है। समझ गए? ये ध्यान दिए रहना। इसीलिए हमेशा इसको पूरा करो, और इसीलिए कहे हैं कि एक नए रफ में करो कि फिर से क्या होगा, तुम्हारा एक शार्ट नोट बन जाएगा। ये जो हमने तुमको नोट बनवाया है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमको तो वहां पे पूरा सिलेबस कवर करना है ना। वहां पे नहीं हम चीजों को छोड़ सकते, नहीं तो वहां पे छोड़ देंगे तो कहोगे तो आधा नोट बनवाया जा रहा है। यहाँ पे हम चीजों को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारे पास एक शार्ट नोट हो जाएगा कि अगर किसी चैप्टर का क्विक रिवीजन करना चाहते हो तुम फिर इसको पढ़ सकते हो। तो अब इसमें पूरा विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ध्यान दिए रहना। शार्ट तरीके से लिखो इसको। जैसे अब हमने कहा कि क्वथनांक का उन्नयन व इसका सूत्र, तो उसमें हम क्वथनांक के उन्नयन के बाद थोड़ा सा विस्तार करके तब फॉर्मूले पे पहुंचे।
ठीक है ना। यहाँ पे तुम क्या करोगे, क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा लिखो डायरेक्ट और तुरंत डेल्टा टीबी बराबर सूत्र लिख दो। यहाँ पे तुम्हारा मोलर उन्नयन स्थिरांक अगर हमने पूछा तो उसमें मत ये लिखने लगो कि इसके बराबर इतना तो इसके बराबर ये रखें तब उसके बराबर ये आएगा, ठीक है ना, वो नहीं लिखना। डायरेक्ट परिभाषा क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा डायरेक्ट क्या है, वहां पे हमने क्या करवाया है, पूरा विस्तार से उसको करवाया जिससे समझ में आ जाए कि परिभाषा बनी कैसे थी। W/m बराबर 1 और उसके बाद तुम्हारा इसके बराबर 1000, कैपिटल W बराबर 1000 बनाए थे नहीं बनाए थे, ये चीज को ध्यान देना। तो इन चीजों को यहाँ नहीं ध्यान देना, सीधा सीधा काम करना है। क्या करना है, फॉर्मूला लिख दो, परिभाषा लिख दो, हो गया काम, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान मत दो। हाँ, और ज्यादा करना चाहते हो तो एक सवाल लगा लो, वो भी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 60 नोट बनवा रहे हैं, इस पे तुमको ज्यादा विस्तार करके लिखने की जरूरत नहीं है। और हम पूछे या ना पूछे, डेली लिख के आया करो, ये नहीं कि 2 दिन पूछे नहीं सर जी जाने तो तीसरे दिन क्या लिखें, ये कहीं नहीं करते हैं। तो इसीलिए लिखो पूरा। और नए रफ में बनवा रहा है, इसमें कुछ और चीज मत लिखना, केवल इसी को लाइन से लिखते जाओ। एक कॉपी में हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, केवल एक कॉपी में। जो कॉपी में हम लोग पूरा विस्तार पूरा नोट 4-5 कॉपी लग रही है, वो एक रफ में तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेपर टाइम में भी काम आएगा तुमको, ध्यान दिए रहना। चलो हम लोग शुरू करते हैं कर। अभी कहां तक पहुंचे थे हम लोग इसमें जी, दूसरा सिद्धांत शुरू करना है ना, सीमा उसके लिखवा दिए थे। चलो लिखो दूसरा सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी। संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस VALENCE, VALENCE, वैलेंस बॉन्ड थियरी, THEORY। हो गया वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब लिखो इसमें, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 में, तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 में लीनियस पॉलिंग ने किया था। लीनियस पॉलिंग ने किया था। ये हो गया ना, लीनियस पॉलिंग ने किया था, हो गया। आगे लिखो, इस सिद्धांत में हो गया ना, उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को, अभी उसी दिन बताए थे कि यह सिद्धांत मुख्यतः इनकी संरचना को ही बताता है। इस सिद्धांत में उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को हो गया मुख्यतः संयोजी इलेक्ट्रॉन और संकरण, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संकरण, हो गया ना, के आधार पर समझाया गया है, के
आधार पर समझाया गया है। हो गया? चलो लिखो। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। हो गया ना? अब यहां ध्यान देने वाली बात है, संकरण हम लोग कक्षा 11 में भी पढ़े ना, लेकिन वहां पर जो संकरित ऑर्बिटल आते थे, मान लो ऐसे ये अगर 4 संकरित ऑर्बिटल हैं तो उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता था। कितना कितना होता था जी? एक एक। तो कोई अपना एक ले आके उनसे साझा कर लेता था और ये युग्मित हो जाते थे। लेकिन यहां पर बन रहा है उपसहसंयोजी बंध नाम है इसका, उपसहसंयोजी यौगिक है। तो उपसहसंयोजी बंध बन रहा है, इसका मतलब जो डिब्बे की उपस्थिति होगी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाला ही देगा, पहले से उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो चर्चा उठती है कि क्या खाली डिब्बे संकरण करेंगे? चर्चा उठती है कि क्या खाली डिब्बे संकरण करेंगे? उत्तर है हाँ। हमने पढ़ा था वहां पे संयोजी बंध सिद्धांत एक अलग से और फिर संकरण सिद्धांत अलग से। तो संयोजी बंध सिद्धांत में हमने पढ़ा था अतिव्यापन, और अतिव्यापन में हमने कहा था कि अतिव्यापन केवल आधे भरे ऑर्बिटल करते हैं। कौन करते हैं? आधे भरे ऑर्बिटल। ठीक है, उस हिसाब से खाली ऑर्बिटल अतिव्यापन नहीं करते। लेकिन जब हम संकरण पढ़ने गए तो संकरण में कहा गया कि चाहे खाली हो, चाहे भरा हो, चाहे आधा भरा हो, सब संकरण कर सकते हैं। तो यहां पे हमको आवश्यकता किसकी है? भरे हुए की आवश्यकता है कि आधे भरे की आवश्यकता है? खाली की आवश्यकता है। दोनों की नहीं, इसकी खाली की आवश्यकता है हमको। तो इसका मतलब हम यहाँ खाली डिब्बों का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? संकरण कराने के लिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कौन सा बंध बनाना है हमको? तीर वाला बंध बनाना है ना। और तीर वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो आता है वही लेके आता है, हमको कुछ नहीं देना पड़ता उसमें, केवल हमको अपना घर देना है, वो सब कुछ लेके आएंगे अपना। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला कि उपसहसंयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, कौन होगा जी? केंद्रीय धातु परमाणु जितना खाली डिब्बा उपलब्ध करा पाएगा उतने लोग को जोड़ेगा। मतलब जैसी उसकी आवश्यकता होगी उतना खाली डिब्बा उपलब्ध कराएगा इनको और उतने लोग को जोड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? तो नोट करते हैं हम लोग। देखो इसमें कहां तक लिखे जी? प्रमुख बिंदु निम्न है। तो पहला काम, तो सबसे पहला तो यही होगा कि खाली डिब्बा उपलब्ध कराएगा। और कितना उपलब्ध कराएगा? जितना उपलब्ध कराएगा उतने को जोड़ेगा। और कोई केंद्रीय धातु परमाणु जितने लोग को जोड़ता है उसे उसकी क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट बन जाता है कि सर्वप्रथम जो है केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। तो लिखेंगे इसमें पहला नंबर, लिखो पहला नंबर। हाँ, तो देखो सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर अपनी समन्वय संख्या के बराबर अपनी समन्वय संख्या के बराबर हो गया ना, खाली संकरित ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। खाली संकरित ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है।
जो लिगेंड से उप सहसंयोजी बंध बनाने में, जो लिगेंड से उप सहसंयोजी बंध बनाने में, जो लिगेंड से उप सहसंयोजी बंध बनाने में, हो गया ना, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। क्यों जी? क्योंकि कोई भी लिगेंड आता है तो अपना युग्म लेके आता है ना, ध्यान दिए रहना। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, कहने का मतलब अगर एक लिगेंड आया, जैसे Cn- आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना, और दोनों इनको दे देगा, क्योंकि ये खाली है तो दोनों चाहिए इनको। दूसरा आया तो वो भी 2 ठो लेके आया, दिखाई दे रहा है। तीसरा आएगा वो भी 2 ले आएगा, चौथा आएगा वो भी 2 ले आएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी तो हो सकता था अगर एक है तभी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो, तो इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा यहां बोल रहे हैं। क्या लिखे? ग्रहण करते हैं। दूसरा नंबर, अब देखो, संकरण के लिए खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है, तो कौन कौन सा ऑर्बिटल संकरण के लिए उपलब्ध करा सकता है ये देख सकते हो तुम। देखो, पहला जब हमने वहां पे संकरण पढ़ा था तो हमने इस प्रकार से पढ़ा कि sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 इस प्रकार से। उसके बाद ये प्रकार का संकरण हमने वहां पे पढ़ा था, तो निष्कर्ष क्या निकला? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, दिखाई दे रहा है ना। तो संकरण में यही ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अब यहां पर हम चूंकि पढ़ रहे हैं संक्रमण धातु के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वहां जो हमारा संकरण था ना, अधातु पर हुआ था। किस पर हुआ था? अधातु पर। और यहाँ का संकरण किस पर होगा? संक्रमण धातु पर होगा। तो अब जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके बारे में तुम क्या जानते हो? कि संक्रमण धातुएं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? बाहरी कोष से एक अंदर वाले कोष के डी उप कोष में। कहने का मतलब उनका अंदर वाला डी भी सक्रिय होता है। जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनका अंदर का डी सक्रिय होता है, क्योंकि उसी अंदर के डी में ही तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन वहां पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो सक्रिय है कि नहीं वो? हाँ, अगर पूरा भरा होता तब मानते हैं अक्रिय है वो, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके बाहरी कोष के एक अंदर वाले कोष का डी ऑर्बिटल सक्रिय होता है। निष्कर्ष वो संकरण के लिए अपने भीतरी कोष के डी ऑर्बिटल का भी प्रयोग कर सकती है, ठीक है। ये ध्यान देना, जैसे अधातुएं अपने बाहरी कोष के डी ऑर्बिटल का प्रयोग करती हैं, वैसे संक्रमण धातुएं अपने बाहरी कोष से एक अंदर वाले कोष के डी ऑर्बिटल का प्रयोग कर सकती है। किसके लिए? संकरण के लिए, अगर उसमें खाली बचा हुआ है तो। जैसे मान लो अगर हम लिख दे Fe का होता है 26 ना, तो अगर इसको ऐसे लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 फिर 3d6, दिख रहा है। और उसके बाद बस हो गया ना कुछ। अब इनको अगर कोष के क्रम में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? कोष के क्रम में पहले 3s2 लिखोगे, इधर पीछे का छोड़ोगे तो सेम है, 3p6 लिखोगे, इसके बाद तब 3d6 लिख लोगे, तब 4s2 लिखोगे। उसके बाद 4s के बाद कौन आता है? 4p आता है। 4p के बाद कौन आता है? 4d आता है। ये सब खाली है, अभी उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना। अब संकरण के लिए प्रयोग कैसे करेगा? देखो, पहले तो तुम डी का बना लो डिब्बा। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का ना। 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद यस में 2 डिब्बा भर दिए, हो गया। और फिर तुम्हारा इधर देखो, ये पी वाला जो है एक भी नहीं है, खाली है, और डी वाले इसमें भी एक भी नहीं है, खाली है, ठीक। तो अभी ये संकरण कैसे करेगा? संकरण करेगा तो साधारण रूप से अभी तो इसके पास कोई भी डिब्बा नहीं है, मतलब यस से शुरू करना है उसको, तो यस वाला पूरा भरा ही हुआ है। इसलिए इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पहले इधर आएंगे, यहाँ पे
ये हो गया। अब इसके बाद अगर बाहर वाले का प्रयोग करेगा तो एक ठो यस ले लिया, 3 ठो पी ले लिया, फिर डी ले लेगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अकेला दिख रहा है ये भी यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाए, अभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों आया पीछे, ठीक है ना। मतलब ये नियम का विपरीत हो गया। हमारा नियम कहता है पहले सब में एक एक भर जाएगा तब तो दो दो भरेगा ना, लेकिन हमने क्या किया, चारों डिब्बे में देखो दो दो भर दिया, पांचवा खाली कर दिया। ये ऐसा क्यों हुआ अभी इसको देख रहे हैं। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि अगर ये खाली हो गया तब वो कहे यहां से शुरू करेगा, तब यहीं से शुरू करेगा ना वो संकरण कराना, क्योंकि खाली डिब्बा चाहिए ना संकरण के लिए। तो संकरण के लिए यहीं से तो शुरू कर सकता है, यहां से ही शुरू कर लेगा। निष्कर्ष पहले डी आ जाएगा, तब यस आएगा, तब पी आएगा। देख रहे हो, दिखाई दे रहा है। मतलब जो हमारा sp3d है इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं। अगर बाहर वाले का प्रयोग किया तो डी बाद में रहेगा, भीतरी वाले का प्रयोग किया तो डी पहले रहेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से एक अंदर वाले कोश के डी में जाता है, और अगर वो डी उनको खाली मिल गया तो वो भी संकरण में भाग ले सकता है। अब ये संकरण में भाग लेगा तब भीतरी कोश का संक्रमण होगा और आकृति अलग प्रकार की होगी। तो यहाँ संकरण में एक नई चीज भी जुड़ने वाली है जिसमें भीतरी कोश के डी ऑर्बिटल का प्रयोग होगा। समझ गए, ये चीज को ध्यान देना। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एक दो एग्जाम्पल इस पे पढ़ना है, इस पे पढ़ना है और इस पे पढ़ना है। 3 या 4 एग्जाम्पल बताएंगे। पहले सिद्धांत के बिंदु लिख लेते हैं और ये भी समझेंगे कि ऐसा वाला हुआ क्यों है। ठीक, इसकी व्याख्या वैसे कर नहीं पाए थे लीनियस पॉली, बस केवल एक चीज इन्होंने बता दिया कि ऐसा आने से ऐसा हो जाता है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए कि ऐसा आने से ऐसा क्यों होता है। समझ गए, मतलब सिद्धांत दिए तो अपनी परिकल्पना माने थे ना, लेकिन जब तुम अपनी परिकल्पना मानते हो तो उसको प्रमाणित करना जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि कह दो ये जो बल्ब है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, इसके बाद लाइट जल जाती है। अरे वैसे कह दिए तो क्या सब लोग खुश हो गए, हाँ तुमने एक सिद्धांत दे दिया, अगले बार से किताब में तुम्हारा सिद्धांत पढ़ा जाएगा। समझ गए, ऐसा थोड़ी ना। अरे तुमने उसको दिया तो उसको पहले प्रमाणित करो ना कि इलेक्ट्रॉन गए उसके बाद तब बल्ब जला है। जब तुमने उसको प्रमाणित कर दिया तब किताब में तुम्हारा सिद्धांत पढ़ा जाएगा, वैसे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। तो निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने दे दिया था उस समय, बाकी चीजें अगर काम कर रही थी तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, उनकी कमी हो गई सिद्धांत की, जो अगले सिद्धांत में सुधारी जाएगी। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। तो लिखो इसमें कहां तक पहुंचे, हाँ 12 पॉइंट हो गया। तो अब देखो दूसरा पॉइंट पे हमें ये पढ़ना है कौन कौन सा डिब्बा उपलब्ध करा सकते हैं। देखो इसका अगर बाहरी कोष देखा जाए तो बाहरी कोष कौन सा है, 4 है ना, बाहरी कोष चौथा है। तो बाहरी कोष का यस डिब्बा खाली है, पी डिब्बा खाली है और डी डिब्बा खाली है। मतलब बाहरी कोष के यस, पी और डी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ बाहर के एक अंदर 3 वाले का डी भी खाली हो सकता है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये अपने भीतरी कोष के डी ऑर्बिटल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये कौन कौन से ऑर्बिटल का प्रयोग करेंगे। भीतरी कोष के डी ऑर्बिटल, बाहरी कोष का एस ऑर्बिटल, बाहरी कोष का पी ऑर्बिटल और बाहरी कोष का डी ऑर्बिटल का प्रयोग ये संकरण के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख सकते हो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु हो गया ना। संकरण के लिए n-1d n-1d, np तथा nd, n-1d, ns, np तथा nd उपकोषों का उपयोग कर सकता है। हो गया ना, कर सकता है, हो गया ना।
अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि अगर n का मान 4 है तो देखो 4s का प्रयोग किया है, उसके बाद 4p का प्रयोग किया है, फिर 4d का प्रयोग किया है, और 4 में से एक गया तो 3d का भी प्रयोग किया है। देख रहे हो ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, नीचे लिखना। तीसरा नंबर देखो, विभिन्न संकरण के आधार पर, विभिन्न संकरण के आधार पर, विभिन्न संकरण के आधार पर हो गया ना, विभिन्न संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति, अणु की ज्यामिति समतलीय वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार या चतुष्फलकीय, समतलीय वर्गाकार या चतुष्फलकीय या हो गया ना, या अष्टफलकीय हो सकती है, या अष्टफलकीय हो सकती है। हो गया ना, जैसे जैसे एक चीज लिख लो यहां पे, तब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे ऐसे लिख लो, धातु परमाणु की समन्वय संख्या। इसको लिखने से पता चलेगा हमें कि कितने खाली डिब्बे की जरूरत पड़ने वाली है। होगा ना। उसके बाद संकरण, मतलब अगर इतने खाली डिब्बे हैं तो कौन सा संकरण हो सकता है। उसके बाद उदाहरण छोड़ा जाए, उदाहरण क्या, उदाहरण एक एक तो लिख ही लेते हैं सब में। तो देखो इधर हम 4 का देखते हैं, 4। तो अगर समन्वय संख्या 4 है मतलब कितने खाली डिब्बों की आवश्यकता है, 4 खाली डिब्बों की आवश्यकता है हमें, है ना। तो 4 के लिए संकरण 2 प्रकार से होता है, या तो sp3 संकरण हो जाए। कौन सा संकरण, sp3, एक ठो यस और कई ठो पी, 3 ठो पी, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। या 4 के लिए ऐसे भी होता है संकरण, मतलब भीतर वाले का एक प्रयोग कर लेता है और फिर एक ठो यस और तब कई ठो पी लेना पड़ता है, 2 ठो पी लेना पड़ता है। 2 प्रकार का हुआ। तो पहले प्रकार में जो है आकृति होती है समतलीय वर्गाकार। कितनी होती है जी, समतलीय वर्गाकार। दूसरे प्रकार में होती है चतुष्फलकीय। क्या होती है, चतुष्फलकीय। यहाँ पे आकृति लिख देते हैं, उदाहरण छोड़ जाने दो, उदाहरण भी लिखी थे कोष्टक में। 6 वाले के लिए 2 प्रकार से होता है। 6 वाला एक तो होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। ठीक है, sp3d2 का मतलब बाह्य कोश का d प्रयोग किया है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसकी आकृति होती है बाह्य ऑर्बिटल अष्टफलकीय। क्या जी, अष्टफलकीय। और इसने अंदर वाले का प्रयोग किया, इसलिए अंतः ऑर्बिटल अष्टफलकीय। ध्यान देना, कहने का मतलब अगर समन्वय संख्या 6 है तो आकृति अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय वाले में भी 2 बनते हैं, एक अंतः ऑर्बिटल संकर बनता है, एक बाह्य ऑर्बिटल संकर बनता है। तो अगर तुमसे पूछा गया कि अंतः ऑर्बिटल संकर कब बनेगा,
जब वो संकरण में अपने अंदर वाले कोष के डी ऑर्बिटल का प्रयोग करेगा, क्योंकि देखो डी पहले लिखा गया ना, और उसके बाद बाह्य ऑर्बिटल संकर कब बनेगा, जब अपने बाहर वाले कोष के डी ऑर्बिटल का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है, तो नोट कर लो, उदाहरण एक एक देख लो इनका। देखो समतलीय वर्गाकार में आता है तुम्हारा NiCN4, इसके ऊपर 2-, और उसके बाद तुम्हारा इसमें आता है NiCl4, इसके ऊपर 2-, हो गया। और उसके बाद इसमें तुम्हारा एक और आता है NiCO4, CO4, हो गया ना। अंतः ऑर्बिटल में आता है FeCN6 के ऊपर 3-, इसमें आता है FeCN6 के ऊपर 3-, और इसमें आता है FeF6 के ऊपर 4-, 4- नहीं 3- ही है। इस सिद्धांत में देखो CO को और CN को प्रबल लिगैंड माना गया है। हो गया जी। नीचे लिखो। आवेश नहीं रहे उसको, उदासीन पढ़े थे इसको, दोनों उदासीन है, NI के लिए उदासीन ही रहता है इसमें। NiCO4 का नाम लिखे थे टेट्रा कार्बोनिल निकिल और कोष्ठक में 0। चलो लिखो। धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित, अगला पॉइंट है सिद्धांत का, धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। हो गया ना? आने मतलब जो धातु परमाणु के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन थे उनका कोई योगदान नहीं होता है बंध बनाने में। जैसे अभी देखो हमने वहां पे डिब्बे का चेक किया था तो उनके इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसा दिए थे, उसके बाद आगे का डिब्बा लिए थे ना, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनों का हमने प्रयोग नहीं किया था, उनके डिब्बों का प्रयोग किया था हमने। ठीक है, वो भी खाली डिब्बों का, क्योंकि बाहर से तो 2 मिलने ही वाला है, तो उनके इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है हमको। जब हमको बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं तो उसके भीतर के इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब सामान साझा आता है तब एक देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
आगे लिखो अगला पॉइंट, यदि जटिल अणु या आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, जटिल अणु या आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो अणु प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। इसको हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, प्रतिचुंबकीय होगा, हो गया ना। जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय होगा, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय होगा। हो गया ना। बाकी चीजें चलो कल पढ़ेंगे इसमें अब।